नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के नाम से एक एजेंसी अभी हाल में ही केंद्रीय मंत्री ने जो अनाउंस की है, तो इसके बारे में हम हर चीज़ जानेंगे। जैसे कि क्या है, क्यों लाई गई है, कब तक इसका इम्प्लीमेंट वगैरह होगा, कब से ये शुरू हो जाएगी और इसके फ़ायदे क्या-क्या होंगे। यानी जो भी लोग हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे जो कैंडिडेट हैं, तो इसमें स्टूडेंट का क्या फ़ायदा है और गवर्नमेंट एजेंसीज़ का भी क्या फ़ायदा है ना? तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि क्या है एनआरए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है क्या? तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टेटमेंट ये क्या है कि एक मल्टी एजेंसी बॉडी है। यानी ये एक ऐसी एजेंसी है जिसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज होंगी, जैसे कि एसएससी है, आरआरबी है, आईबीपीएस है। इन सब के जितने भी बैंकिंग और डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, वो सारी मिल के इसे फॉर्म करेंगी। ये एजेंसी जो डेवलप हुई है वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत डेवलप की गई है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? अभी क्या है, अभी जो सरकारी नौकरी के जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर डिफरेंट अगर उन्हें एग्ज़ाम देना होता है, जैसे कि एसएससी है, आरआरबी है, आईबीपीएस है, इन सब के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है कि इनके अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एग्ज़ाम के लिए इन्हें अलग अलग जगह जाना पड़ता है, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि हर एजेंसी को इन्हें अलग से फॉर्म के रुपए देने पड़ते हैं और अलग से सेंटर चूज करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप एसएससी का एग्ज़ाम और आईबीपीएस दोनों का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो जब इनके नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको एसएससी के लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा और आईबीपीएस के लिए आपको अलग अप्लाई करके फी पे करना पड़ेगा। इनके सेंटर भी दोनों के अलग होंगे, है ना। रही बात प्री और मेंस की, तो क्या होता है कि जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी तो मेंस में जाएंगे, लेकिन प्री के लिए भी आपको अलग अलग अप्लाई करके अलग अलग सेंटर ही लेना पड़ता था। तो अब क्या होगा, इन जो भी जितनी ये एजेंसीज हैं, है ना, तो जो भी एजेंसी अगर एग्ज़ाम लेती है तो उसके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे कि अ, वहाँ की सिक्योरिटी को देखना, जैसे जो भी सेंटर होगा वहाँ पे सिक्योरिटी देखनी पड़ती है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें लीक ना हो, या फिर जो एग्ज़ाम हो वो फेयर तरीके से हो, किसी के साथ चीटिंग ना हो। ये सब चीज़ें उसे देखनी पड़ती हैं। एग्ज़ाम सेंटर होंगे, उन्हें चूज करना पड़ता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है, उसके भी खर्च होते हैं। इंस्पेक्शन के लिए भेजते हैं तो उसे भी खर्च देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें एजेंसीज के ऊपर भी पड़ती हैं, तो उनका भी एक अलग से खर्च आता है, इसीलिए वो हमसे रुपए लेती हैं। अब अगर स्टैटिक्स की बात करें, सरकारी आंकड़े की, तो भारत में अप्रॉक्सीमेटली 1.25 यानी 1.25 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां निकलती हैं, जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर बार 2.5 करोड़, मतलब अगर एक एग्ज़ाम के लिए 1 करोड़ की भी लोगों की व्यवस्था करनी पड़े तो कितना बड़ा काम हो जाता है ये एजेंसी के लिए। तो इससे होगा क्या कि अगर हम देखें कि ये कैसे होगी भर्ती, ये काम कैसे करेगी, है ना, ये तो हमने देख लिया है क्या, लेकिन ये वर्क कैसे करेगी। तो जो एनआरए है, यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है, इसके तहत क्या होगा कि जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो नॉन टेक्निकल पोस्ट निकलती है ना, उनके लिए ये कॉमन एग्ज़ाम करवाएगी। जैसे कि हम देखें अगर कि ये जैसे एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी की जो नॉन टेक्निकल पोस्ट निकलती हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, तो प्री के लिए अगर हम देखें, जैसे अभी तक क्या होता है कि एसएससी का प्री अलग होगा, आरआरबी का प्री अलग होगा और आईबीपीएस का प्री अलग होता है। तो इसके तहत क्या होगा कि इन सब का अलग अलग प्री हो ना के एक कॉमन एग्जाम होगा, जिसे सीईटी बोलते हैं, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य योग्यता परीक्षा, ये कराई जाएगी। ये अभी जो बेसिकली इनमें 3 ही लोगों के लिए कराया जाएगा, जैसे कि एसएससी है, ठीक है, आईबीपीएस है और आरआरबी है। इन तीनों के लिए ही कराया जाएगा। बाद में इसमें बहुत सारे एग्जाम और भी जुड़ जाएंगे, जितने भी डिफरेंट एग्जाम हैं, इन बोर्डों के अलावा भी जो बोर्ड हैं वो भी जुड़ जाएंगे। अब देखें तो सीईटी है क्या। अब सीईटी ये है क्या, ये एक्चुअली एक बेसिक एग्जाम है। जैसे प्री होता है ना, वैसे ये एक एग्जाम है। इससे ना क्या होगा कि ये एग्जाम जो जो क्वालिफाई कर लेगा ना, उसे प्री उसका प्री कंसीडर कर लिया जाएगा। जैसे कि अभी तक आईबीपीएस एसएससी में प्री और मेंस दोनों होते हैं,
तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आप सिर्फ मेंस ही देंगे, प्री आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या आपका टाइम बचेगा, आप डायरेक्ट मेंस की तैयारी करेंगे। हर बार आपको प्री नहीं देना पड़ेगा, जैसे एसएससी का अलग प्री दो, आईबीपीएस का अलग दो, आप सीधे जाके मेंस में बैठ सकते हैं। ये एग्ज़ाम क्या होगा, 2 बार आयोजित की जाएगी, तो 6-6 महीने में 2 बार ये सीईटी होगा। अब सीईटी करेगा क्या कि ग्रेजुएट्स के लिए अलग एग्ज़ाम पैटर्न होंगे, अलग सिलेबस होगा। 12th पास की जो नौकरियां आती थी उनके लिए अलग सिलेबस होगा, और 10th पास जो नौकरियां आती थी उनके लिए अलग सिलेबस होगा। यानी कि आप सीईटी का जो है इन तीनों के अलग अलग एग्जाम होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे, हायर सेकेंडरी के लिए करना चाहते हैं तो हायर सेकेंडरी के लिए करेंगे। तो जब जॉब आएगी, यानी जैसे 12th पास मांगा है, ठीक है, तो उस पर प्री और मेंस होते थे, तो आपको अब प्री नहीं देना पड़ेगा। आपने अगर एनआरए क्वालिफाई किया है तो सीधे सीधे आपको मेंस में बैठा दिया जाएगा। अब देख लेते हैं इसके जो डाउट्स हैं, यानी जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो थोड़े बहुत डाउट होते हैं लोगों के, वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला है कि कितने अटेम्प्ट हमें दिए जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि इसके कोई अटेम्प्ट निर्धारित नहीं है, इसमें एक मैक्सिमम एज लिमिट फिक्स कर दी जाएगी। यानी कि जैसे जनरल है, एग्जाम्पल के ले लो कि अगर आपने जनरल की 30 साल तक इमेज फिक्स कर दी है ना, मैक्सिमम एज, तो क्या होगा कि जब तक आप 30 साल तक नहीं हो जाते तब तक आप साल में 2 बार हर बार एग्जाम दे सकते हैं। यानी एक साल में 2 बार आप बराबर एग्जाम दे सकते हैं जब तक आपकी एज फुलफिल नहीं होती है। ठीक है, अब देखी जाए कि कौन से लैंग्वेज में एग्जाम होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को डाउट है कि कौन से लैंग्वेज में, इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, या किसी और लैंग्वेज में होगा। तो इसका क्या है कि एनआरए ने जो बोला है वो क्या बोला है कि 17 अलग अलग लैंग्वेजेज में अकॉर्डिंग टू रीजन्स, जैसे कि अगर साउथ पे ले लें तो उस पर वो कुछ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, नॉर्थ पे ले लें तो उस पर कुछ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। 3 लोगों ने 17 लैंग्वेजेस सेलेक्ट की हैं जिन पे ये एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, अब देखा जाए कि वैलिडिटी क्या होगी। अगर आपने एक बार पास कर लिया, मान लीजिए आपने 2020 में पास किया, तो इस स्कोर की वैलिडिटी क्या होगी, है ना। तो आप जिस दिन, जैसे आज मान लीजिए आज की डेट में अगर एग्ज़ाम का स्कोर आया, तो वो एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो आज की डेट से अगले 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। और अगर मान लीजिए आपने 3-4 एग्ज़ाम दिए, ठीक है, मान लीजिए इस बार दिया, फिर अगले 6 महीने में दिया, फिर अगले 6 महीने में दिया, आपने मान लीजिए 3 एग्ज़ाम दिए जिसमें आपके अलग अलग स्कोर आएंगे। ऑब्वियस है, हर बार एक स्कोर तो आएगा नहीं, तो उसमें जो आपका सबसे अच्छा स्कोर होगा वो काउंट होगा। ठीक है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो सिलेबस का क्या है कि अलग अलग जो अभी जो बताया ना कि ग्रेजुएशन, 12th और 10th के जो अलग अलग एग्ज़ाम होंगे ना, उनके अलग अलग सिलेबस आएंगे। तो ये सिलेबस बाद में ये लोग अपडेट करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। अब क्या है कि अगर आपने मान लीजिए क्वालिफाई कर लिया सीईटी, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो सीईटी है, जैसे अभी तक क्या होता है, प्री और मेंस दोनों होते हैं। तो ये जैसे फेज 1 जो प्री कहलाता है ना अभी, तो जैसे ही आप सीईटी क्वालिफाई करेंगे ना, तो आप मान लीजिए कि हर एग्ज़ाम का, ग्रुप बी सी का, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम के जो प्री होते हैं वो आपने क्वालिफाई कर लिया। तो इसके फ़ायदे के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके जो फ़ायदे क्या होंगे कि देखिए, सीईटी के माध्यम से उम्मीदवारों के लिए कई परीक्षाओं में उपस्थित होने की जो परेशानी है, जैसे कि अगर आप एसएससी, आईबीपीएस, क्या होता है कभी कभी कि एग्ज़ाम डेट कोलैप्स हो जाती है प्री की, है ना। तो आप ये जैसे अगले दिन हो गई, तो आप ना दोनों एग्ज़ाम में लगातार बैठ नहीं सकते। एक का सेंटर मान लीजिए यहाँ है, दिल्ली है, दूसरे का सेंटर नोएडा है। तो क्या होता है कि इस बीच में अगर किसी का शाम तक एग्ज़ाम चला तो कल आप उसमें अपेयर होने में मुश्किल होती है। जैसे आपने कहीं और सेंटर चुन लिया तो आप एक दिन में यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। तो प्री का जो सेंटर होगा वो वाली परेशानी दूर हो जाएगी। यानी कि आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया, यानी आपने प्री हर एग्ज़ाम का क्वालिफाई कर लिया। अब प्रत्येक ज़िले में क्या करेंगे ये लोग, हर ज़िले में ये लोग परीक्षा केंद्र बनाएंगे। ठीक है, तो इससे जो विशेष रूप से जो फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी महिला उम्मीदवार हैं, उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते हैं नहीं। ठीक है, और अगर ऊपर से सेंटर थोड़ा दूर चला गया किसी भी एग्ज़ाम का, तो उनके घर वाले क्या है, थोड़ा इनसिक्योर होते हैं उन्हें ले जाने में। तो
इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो अगर मान लीजिए सेंटर जो एग्ज़ाम सेंटर है वो ज़िले में ही है, तो अगर आपने एक बार सीईटी क्वालिफ़ाई कर लिया तो आपने हर एग्ज़ाम का प्री क्वालिफ़ाई कर लिया है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ मेंस देने की ज़रूरत है। सरकार ने क्या किया है कि एनआरए के लिए ना 1757 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट कर दिए हैं। अब बोला क्या है कि ये जितने भी रुपए हैं ना ये 3 वर्षों के अंदर खर्च किए जाएंगे, यानी 3 वर्षों के अंदर ये लोग अपना अलग अलग सेंटर हर जिले में, जो जिले सेलेक्ट किए जाएंगे उनमें बना देंगे। ये देखिए इन लोगों ने जो निकाला है आंकड़ा, वो क्या निकाला है कि ये जो सीईटी होगा इसके माध्यम से क्या होगा कि जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनकी जो खर्च है ना उनमें कमी आएगी, यानी अल्टीमेटली देखा जाए कि हमें फ़ायदा होगा। जैसे कि मान लीजिए हम अगर प्री के लिए पहले हम 200 रुपये एसएससी को देते थे, 300 रुपये अगर हम आईबीपीएस को देते थे। अब इससे क्या होगा कि एक ही फॉर्म का देना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर हम इनसे 300 लेते हैं तो हमारा भी 200 रुपये बच गया। इन लोगों का क्या है कि ये जो एजेंसीज खर्च करती थी इससे लगभग हर साल 600 करोड़ रुपए बचने की उम्मीद इन लोगों ने लगाई है। इस परीक्षा को क्या किया है कि इसका एक इन्होंने बोला है कि हम इस परीक्षा के प्रारूप का एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, मतलब हर जैसे ग्रेजुएशन 12th और 10th का उनका एक स्टैंडर्ड बना के ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड बनाएंगे कैसे, तो ये स्टैंडर्ड क्या बनाएंगे कि जितना भी एग्ज़ाम ये जो भी एजेंसीज हैं जो एग्ज़ाम लेती हैं, जैसे कि आपकी आरआरबी है, एसएससी है, वो के उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सब बैठेंगे, मिलेंगे, फिर वो एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। जैसे कि उनका एक स्टैंडर्ड है ना कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे मिल के एक लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे, तो उस लेवल का एग्ज़ाम आपका होगा। जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो सीईटी है वो डिफरेंट 17 डिफरेंट लैंग्वेज में उपलब्ध होगा। तो ये क्या करेगा कि जैसे कि अभी क्या है, मान लीजिए नॉर्थ वाले हैं, ठीक है, तो उन्हें उनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, साउथ वाले उनकी इंग्लिश अच्छी है। तो क्या होता था इससे कि थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता था सिस्टम की, जैसे एक बराबर जो बोलते हैं ना कि एक समान अवसर दिया जाए, कॉमन प्लेटफॉर्म हो, वो नहीं मिल पाता था। अब जब लोकल लैंग्वेजेज में एग्ज़ाम होंगे तो सबको अपने अपनी लैंग्वेज का पूरा ज्ञान रहेगा, सब अपने अपने हिसाब से एक बेहतर और कॉमन प्लेटफॉर्म पे एग्ज़ाम दे पाएंगे। थैंक यू गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है या अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।